हेलो गाइस, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सब लोग। होप्स ऑल इज़ वेल। लास्ट वीडियो में हमने 13 एंड 14 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किए थे। आज की वीडियो में हम कर रहे हैं 15 और 16। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 में क्या बताया गया है कि अकाउंटिंग फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट। इसमें ये बताया गया है कि जो भी कंपनी के अंदर एम्प्लॉयमेंट काम करता है तो उसको बदले में क्या क्या बेनिफिट होते हैं, उसको कैसे किसी किसी कंपनी के विवरण में कैसे नोट डाउन करना है। इसका क्या ऑब्जेक्ट है। फर्स्ट तो ये है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 का मेन ऑब्जेक्टिव ये निर्धारित करना है कि कर्मचारियों को मिलने वाले जो एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट है उसको कैसे अकाउंटिंग में रिप्रेजेंट करना है और क्या क्या इसके लाभ हो सकते हैं। फर्स्ट है लाभों के प्रकार। लाभों के फर्स्ट टाइप है कि शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। जब किसी एम्प्लॉय को 12 महीने के अंदर अंदर ही उसको बेनिफिट मिलता है तो वो क्या होएगा, शॉर्ट टर्म में आएगा। जैसे कि उसको हर मंथ क्या है, सैलरी मिलती है, बोनस हो गया या फिर छुट्टियों हो गया या फिर पीएफ हो गया, तो कोई किसी भी चीज़ का योगदान हो गया या फिर पेंशन होगी, ग्रेजुएटी होगी, तो ये सब क्या है, शॉर्ट टर्म बेनिफिट में आएंगे। पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट क्या होता है कि जब कोई पर्सन अब अपनी जॉब से हट गया है या फिर रिटायर हो गया है या फिर किसी वजह से उसने जॉब छोड़ दी है तो उसको क्या मिलती है, पेंशन मिलेगी, ग्रेजुएटी मिलेगी, या पोस्ट रिटायरमेंट हो गया या फिर उसको क्या है, रिटायरमेंट के बाद में भी कोई हेल्थ फैसिलिटी मिलती है तो वो भी इसमें काउंट की जाएगी। और थर्ड क्या है कि अदर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, लंबी छुट्टियां होगी या फिर लॉन्ग सर्विसेज अवार्ड हो गए या फिर क्या है, उसकी डेथ हो गई एम्प्लॉय की तो उसकी फैमिली को क्या मिल गया, उसके फैमिली मेम्बर का किसी को जॉब मिल गई तो वो क्या होएगा, अदर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट होएगा। टर्मिनेशन बेनिफिट क्या होता है, जब किसी एम्प्लॉय का सेवानिवृत्त हो जाता है या फिर उसने नौकरी से हटा दिया जाता है तो उस टाइम उसको क्या कोई प्रॉफिट मिलता है तो वो भी इसमें इंक्लूड होएगा। लेखांकन की विधियाँ, शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट क्या है, इसको एक्यूर, जब भी किसी एम्प्लॉय की बेनिफिट है वो अक्यूर हो गई है तो वो उसी टाइम क्या होएगी, हम रिकॉग्नाइज मानी जाएगी और हम उसी का विवरण लिखेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे अकाउंटिंग में। जैसे कि कर्मचारी सेवा प्रदान करता है तो वो खर्च दर्ज किया जाएगा, क्योंकि वो बेनिफिट तो सिर्फ एम्प्लॉय के लिए है, कंपनी के लिए तो एक खर्च है, तो वो खर्च क्या है, उसको खर्च में ही विवरण में दर्ज किया जाएगा। क्या क्या प्लानिंग है, कैसे विवरण करना है, लेखांकन क्या है पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट में। तो डेफिनेशन ऑफ अ कंट्रीब्यूशन प्लान, इसमें कंपनी केवल निश्चित राशि जो भी उसने अमाउंट या फिर क्या है अमाउंटेबल कोई भी योगदान दिया है तो उसका विवरण करेगी। योगदान को खर्च के रूप में मान्यता दी जाती है, क्योंकि कंपनी के लिए तो एक खर्च है तो वो लेखांकन में क्या करेगी, खर्च के रूप में ही मान्यता दी जाएगी। बेनिफिट, डिफाइंड बेनिफिट प्लान, बेनिफिट प्लान क्या होएगा, कंपनी की एक निश्चित लाभ देने की जो गारंटी होती है। जैसे कि उसने क्या किया, कंपनी ने ये कहा है कि हम ग्रेजुएटी देंगे सेवानिवृत्ति के बाद में, और जो क्या है हमने रिटायर पेंशन देंगे, तो वो क्या होएगी, एक्यूरल वैल्यूएशन द्वारा ही दायित्व की गणना की जाएगी। एक्यूरलाइजेशन वॉल्यूशन क्या होता है कि ये एक गणितीय तकनीक होती है जो भविष्य के भुगतानों को वर्तमान मूल्य में बदलती है, क्योंकि कंपनी के लिए तो उस टाइम ही खर्च माना जाता है जिस टाइम उसने क्या है ये प्रॉमिस कर दिया है एम्प्लॉय के साथ। थर्ड क्या है कि अदर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट। फर्स्ट इसमें यही आएगा कि जो भी एक्यूरल वॉल्यूशन के आधार पे मापा जाता है तो हम उसको क्या करेंगे, अदर लॉन्ग टर्म में मापेंगे। सेकंड क्या है कि परंतु इसमें जो पास्ट सर्विसेज कॉस्ट है और उसकी रिवैल्यूएशन जो भी गेन हुआ है या लॉस हुआ है तो उसको डेफर्ट नहीं किया जाएगा, उसको एक जगह पे ही काउंट किया जाएगा। टर्मिनेशन बेनिफिट्स क्या होते हैं,
जब भी नियोक्ता और कर्मचारी के बीच में जो रिलेशन था, अब वो रिलेशन क्या है, समाप्त हो गया है और उसने जो लाभ दिया होता है तब इसे खर्च के रूप में मान्यता दी जाती है, क्योंकि नियोक्ता है कर्मचारी को नियुक्त करते समय उसने कुछ कंडीशन और कुछ सेवानिवृत्ति के बाद में कुछ शर्तें रखी होंगी। उस शर्तों को पूरा करने के लिए जो बाद में कंपनी को खर्च होता है तो वो खर्च के रूप में ही मान्यता दी जाती है। और ये देय राशि अगर 12 महीने के अंदर की है तो ये शॉर्ट टर्म मानी जाएगी। अगर ये 12 महीने के ज़्यादा की है तो क्या है, लॉन्ग टर्म मानी जाएगी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 के अकॉर्डिंग क्या क्या डिस्क्लोजर किया जाएगा, तो प्रत्येक लाभ की प्रकृति और योजना, मतलब जो भी एम्प्लॉय को बेनिफिट दिया है तो वो बेनिफिट के का क्या नेचर है, तो उसको किस प्लानिंग के अकॉर्डिंग ये बेनिफिट दिया जा रहा है वो डिस्क्लोज करना। सेकंड क्या है कि योगदान और व्यय की राशि, उसको क्या योगदान देना है और कंपनी को इससे क्या व्यय की राशि है तो वो इसके अंदर इंक्लूड करना। थर्ड क्या है कि डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन की एक्यूरल अजम्पशंस, जो भी एक्योर अजम्पशंस है तो उसको भी क्या है इसके अंदर डिस्क्लोज करना होगा। किसी भी संशोधन करते हैं, अगर इसके अंदर कोई संशोधन किया है या फिर कोई कंपनी चेंज करती है तो या फिर कोई नई योजना लेके आती है या कोई फिर एक्स्ट्रा लाभ देती है तो वो भी क्या है इसी में इंक्लूड किया जाएगा और कंपनी क्या है इसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग डिस्क्लोज करेगी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 बोरोविंग कॉस्ट, ऑब्जेक्टिव क्या है बोरोविंग कॉस्ट के। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 का मेन ऑब्जेक्टिव यही है, इसमें ये डिटरमाइन करना कि बोरोविंग कॉस्ट का लेखांकन और उसकी जो उसको किस परिसंपत्ति में जोड़ा जाए और ऐसे कैसे तय किया जाए, ये सारा डिस्क्लोज करना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 के अंडर आता है। सेकंड क्या है कि बोरोविंग कॉस्ट का क्या मीनिंग होता है। इसमें बोरोविंग कॉस्ट में वो सभी खर्च शामिल होते हैं जो किसी कंपनी ने किसी पूंजी को उधार लेने से संबंधित तो होते हैं। अगर कंपनी ने कोई उधार लिया है तो उसके बदले में जो ब्याज देना है तो वो क्या होएगा, ब्याज हमारा एक्सपेंसेस होएगा, जैसे कि बैंक से लेना है या किसी ऋण पे ब्याज देना है तो वो क्या होएगा, हमारा एक्सपेंसेस माना जाएगा। तो वित्तीय शुल्क है, वित्तीय शुल्क में जैसे डिबेंचर इशू किए हैं या फिर कोई संपत्ति है वो लीज पे ली है तो वो हमारा क्या होएगा, एक तरह का लोन ही डिबेंचर हमारा एक तरह का ऋण ही माना जाता है और जो लीज पे लेते हैं तो वो हमारी क्या मानी जाती है, एक्सपेंसेस ही माने जाते हैं। इसका भी हम क्या करेंगे, डिस्क्लोज करेंगे। जो भी हमारी फॉरेन मॉनेटरी डिफरेंस आता है, यदि वो ब्याज लागत के समतुल्य हो तो वो भी हमारी क्या है, बोरोविंग कॉस्ट मानी जाती हैं। उधारी से संबंधित अन्य प्रत्यक्ष लागत जैसे कि ऋण स्वीकृति शुल्क हो गया या लेन देन शुल्क हो गया तो वो भी हमारी क्या होगी, बोरोविंग कॉस्ट मानी जाएगी। क्वालिफाइंग कॉस्ट क्या होती है, एसेट्स क्या होते हैं। क्वालिफाइंग एसेट्स वो परिसंपत्ति होती है जिसे तैयार करने में काफ़ी समय लगता है, जैसे कि हमारा प्लांट हो गया, मशीनरी हो गया या कोई हमने बिल्डिंग बनानी है तो उसको बनाने में टाइम लगता है तो उस पर हमारा ब्याज की पूंजीकरण की अनुमति होती है तो वो हमारी क्या मानी जाएगी, क्वालिफाइंग एसेट्स मानी जाएगी। तो फोर्थ क्या है हमारा, कैपिटलाइजेशन लॉ। कैपिटलाइजेशन लॉ क्या होता है, ये हमारा कैपिटलाइजेशन हमारी 3 कंडीशन पूरी होनी चाहिए तब ही हमारा ये लॉ माना जाएगा। एक तो हो गया परिसंपत्ति पर खर्च शुरू हो गया है, जब से हमारी कोई परिसंपत्ति है उस पर हमारा खर्च शुरू हो गया है। जैसे कि मैंने किसी से अमाउंट इंटरेस्ट पे ली है तो जिस दिन से मैंने अपनी अमाउंट इंटरेस्ट पे ली है तो उसी दिन से मेरा क्या है, इंटरेस्ट लगना शुरू हो गया उस अमाउंट पे। तो वो परिसंपत्ति पर खर्च भी उसी टाइम पे शुरू हो गया है तो वो उसी दिन से ही शुरू हुआ माना जाएगा। तो वो हमारे क्या है, कैपिटलाइजेशन लॉ के अकॉर्डिंग होगा। सेकंड क्या है कि ब्याज व्यय हो रहा हो,
जो भी हमारा इंटरेस्ट है वो एक्सपेंसेस हो रहे हों। थर्ड क्या है, परिसंपत्ति की गतिविधियाँ चल रही हों, हमारी बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, उसका जैसे हमारा कंस्ट्रक्शन का काम है वो चल रहा हो, तो उस टाइम ही ये लॉ माना जाएगा। पूंजी, अगर हम कैपिटलाइजेशन को कब रोक सकते हैं, जब हमारी परिसंपत्ति तैयार हो गई, कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो गया है और जो भी मैंने क्या है अपना अमाउंट जो इंटरेस्ट पे लिया था वो मैंने अमाउंट विद इंटरेस्ट मैंने उसको रिटर्न कर दिया है, तो उस टाइम से मेरा क्या है कि ये हमारा रुका हुआ माना जाएगा। कैपिटलाइजेशन की राशि कैसे तय होती है, एक तो होती है स्पेसिफिक बोरोविंग, जबकि ब्याज की पूरी लागत उस परिसंपत्ति में जोड़ दी जाती है। जो भी मेरे अमाउंट ली है प्लस हमारा जो इंटरेस्ट है तो वो हमारी क्या होगी, स्पेसिफिक बोरोविंग्स होगी। सेकंड क्या है, जनरल बोरोविंग्स, जो हमारी क्या है वेटेड एवरेज रेट ऑफ बोरोविंग निकाल कर जो पूंजीकरण किया जाता है तो वो हमारी क्या होएगी, जनरल बोरोविंग मानी जाएगी। इसको डिस्क्लोज़ क्या किया जाता है, इसमें सिर्फ दो चीज़ों को ही डिस्क्लोज़ किया जाता है। एक तो उस हमारा टाइम पीरियड को जिसमें मैंने क्या उधार लागत की राशि ली है, तो सेकंड वो होगा कि प्रयुक्त पूंजीकरण दर, जिस रेट पे मैंने बोरोविंग लिए हैं, तो जिस रेट पे मेरा जनरल बोरोविंग से पंजीकरण हुआ है तो वो हम क्या है डिस्क्लोज़ करना ज़रूरी होता है अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16। आज हम सिर्फ इतना ही करेंगे और 17 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और 18 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। प्लीज़ अपना रिव्यू ज़रूर दिया करें, जो भी मेरे से मिस्टेक होती है प्लीज़ वो बताएं, मैं उसके ऊपर अपना वर्क करना शुरू करूँगी। और सेकंड, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज़ अपना रिव्यू ज़रूर दें। थैंक यू।